जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट किया था और लास्ट में उसका एक टेस्ट भी लिया था। आज से हम लोग एक नया टॉपिक एडजेक्टिव को शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। ये रहा एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन की ये विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव या तो नाउन के पहले आ सकता है, नाउन के पहले आ सकता है, या फिर वर्ब के बाद। ठीक है, या वर्ब के बाद, या तो नाउन से पहले या फिर वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन से पहले आ सकता है, नाउन से पहले आए तो उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और वर्ब के बाद आ सकता है, अगर वर्ब के बाद आता है तो उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में आया? देखिए, दुनिया का हर एक एडजेक्टिव या तो नाउन से पहले या फिर वर्ब के बाद आता है, जो कि अभी समझाया गया। जैसे एग्जांपल है, सी इज ब्यूटीफुल। तो देखिए, इज क्या है? वर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो वर्ब के बाद आया। दूसरा एग्जांपल है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल क्या है? नाउन है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो देखिए, नाउन से पहले आया और यहां पर वर्ब के बाद है। ठीक है, मोहित इज अ स्मार्ट बॉय। तो स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, इज क्या है? वर्ब है। तो देखिए, वर्ब के बाद है और नाउन से पहले है। इसको ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव नाउन के पहले और वर्ब के बाद ही होता है। ठीक है, वर्ब के बाद और नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है। ऐसा ना हो कि आर्टिकल के बाद है और वर्ब के पहले है। कुछ भी शब्द जो होगा, अगर आर्टिकल से पहले हो या फिर वर्ब के बाद हो तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा। अमेरिकन एडजेक्टिव है, तो यहां पर मान लीजिए अमेरिकन है, तो एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल के बाद और वर्ब के आगे आ गया सेम वर्ड अमेरिकन, तब ये एडजेक्टिव नहीं होगा। समझ में आया? एडजेक्टिव के लिए शर्त क्या है? नाउन से पहले और वर्ब के बाद होना चाहिए, तभी वो एडजेक्टिव होगा। दिमाग में डाल लीजिए इसको। ठीक है, तो मोहित इज अ स्मार्ट बॉय। तो इज क्या है? वर्ब है, स्मार्ट वर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, और इधर बॉय नाउन है, तो नाउन से पहले है और वर्ब के देखिए बाद है, इसीलिए स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आया? देखिए, नाउन के पहले जो भी एडजेक्टिव आता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो अभी समझाया गया, और वर्ब के बाद जो भी एडजेक्टिव आता है उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। नाउन से पहले जो भी आए एडजेक्टिव वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, और वर्ब के बाद जो भी एडजेक्टिव आए उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई बॉट अ ब्लू पेन। ब्लू पेन, तो पेन क्या है? नाउन है, और ब्लू एडजेक्टिव होगा। कैसा पेन? नाउन की विशेषता बता रहा है ना, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा पेन? नीला पेन, ब्लू पेन। तो ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन से पहले है, तो ब्लू एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि ये नाउन से पहले है। और देखिए, दिस पेन इज ब्लू। इज क्या है? वर्ब है, और ब्लू क्या है? एडजेक्टिव है। तो वर्ब के बाद है ना, तो वर्ब के बाद होगा तो क्या होगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले होगा और वर्ब के बाद होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। कुछ टाइप है, एक एक करके सबको देखते हैं। देखिए, पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव।
इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वे शब्द जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए गए हो उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे देखिए, प्रॉपर नाउन है इंडिया, इंडिया से इंडियन बना, तो इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। वे शब्द जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए गए हो, ठीक है। इसी तरह चाइना, चाइना से देखिए चाइनीज बना, तो चाइनीज क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। फिर अफ्रीका, अफ्रीका से बना अफ्रीकन, तो ये भी क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। रशिया, रसिया से बना रशियन। फिर अमेरिका, प्रॉपर नाउन है अमेरिका, अमेरिका से बना अमेरिकन, तो अमेरिकन हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। वे शब्द जो प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए गए हो, ठीक है, उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। अब नियम कहता है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस आ सकता है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस आ सकता है। और प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ना तो द आता है और ना ही एपोस्ट्रॉफी एस आता है, दोनों नहीं आता, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ना तो आर्टिकल द आता है और ना ही एपोस्ट्रॉफी एस आता है, समझे? देखिए, वही चीज जो समझाया वही लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता परंतु एपोस्ट्रॉफी एस आता है, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ना तो आर्टिकल द आता है और ना ही एपोस्ट्रॉफी एस आता है। अब बताइए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए। आपके पास 30 सेकंड है और नियम भी आपके सामने है, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है। अमेरिकन आर्मी, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिका से बना अमेरिकन, अमेरिकन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। और देखिए इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। अभी बताया कि प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ना तो आर्टिकल द आता है और ना ही एपोस्ट्रॉफी एस आता है, तो ये गलत है। फिर देखिए अमेरिकाज आर्मी, अमेरिका क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिकाज आर्मी, अमेरिका का आर्मी, तो एपोस्ट्रॉफी एस सही है। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता है, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस तो आ सकता है, तो सही तो है, ठीक है। फिर देखिए अमेरिकन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है और इसके आगे द लगा हुआ है, तो ये गलत है। अमेरिकन, यहां पर तो एपोस्ट्रॉफी एस भी है और द भी है, ये तो गलत है। अमेरिकन तो प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, तो द क्यों होगा और एपोस्ट्रॉफी एस भी क्यों होगा? दोनों तो नहीं होगा। फिर देखिए अमेरिकन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अमेरिका, ये प्रॉपर नाउन है और इसके आगे द लगा हुआ है, प्रॉपर नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रॉफी एस आ सकता है, आर्टिकल द नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है। समझ में आया? अब बताइए इनमें से कौन सा सही है। इंडियन कल्चर, इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडिया से बना इंडियन, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। नियम कहता है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आ सकता, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस आ सकता है, और प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ये दोनों नहीं आएगा। बस इतना सा बात है। इंडियन कल्चर, इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो यहां पर ना तो द है ना तो एपोस्ट्रॉफी एस है, तो ये तो सही है। फिर इंडियाज कल्चर, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस तो आ सकता है, तो ये भी सही है। अब देखिए इंडियंस, इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो ये गलत है। यहां पर द लगा हुआ है, यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो ये भी गलत है। फिर देखिए यहां पर एस लगा हुआ है, तो ये गलत है। यहां पर भी है तो गलत होगा, यहां पर भी द है तो ये गलत होगा। समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल है, ऑल द इंडियन ऑब्लिक इंडियंस आर ऑनेस्ट। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑल द इंडियन ऑब्लिक इंडियंस आर ऑनेस्ट,
इंडिया प्रॉपर नाउन है, इससे बना इंडियन, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन। नियम कहता है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द नहीं आता लेकिन एपोस्ट्रोफी एस आता है, और प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ ये दोनों नहीं आता। तो क्या ऑप्शन ए कर दोगे आंसर, ऑल द इंडियन आर ऑनेस्ट, क्योंकि यहां पर इंडियंस है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, और प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता और आर्टिकल द भी नहीं आता। तो बौखला के ए मत कर देना, शुरू में इसीलिए बताया था कि एडजेक्टिव जो है वो वर्ब के बाद और नाउन से पहले आता है, ये होता है एडजेक्टिव। अगर नाउन से पहले हो तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और वर्ब्स के बाद हो, वर्ब के बाद, तो वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। नाउन से पहले वो वर्ब के बाद आए तभी वो एडजेक्टिव होता है। यहां पर देखो दा क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद है, और वर्ब से पहले है, और क्या है, वर्ब है। तो यहां पर जो इंडियन है ये एडजेक्टिव है ही नहीं, तो ऑप्शन ए क्यों आंसर करोगे। यहां पर ये कॉमन नाउन है, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन बी, ऑल द इंडियंस आर ऑनेस्ट होगा। ठीक है, यहां पर तो ये है ही नहीं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होने का शर्त क्या है कि वो वर्ब के बाद और नाउन के पहले आता है। तो यहां पे आर्टिकल के बाद है और वर्ब के पहले है, ये तो वर्ब के बाद होता है, नाउन के पहले होता है, यहां पे वर्ब के पहले है और आर्टिकल के बाद है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ही नहीं। तो फिर ऑप्शन ए क्यों करोगे। 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 99% भी है ना तो यूपीएससी आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ऑल द इंडियंस आर ऑनेस्ट। यहां पर इंडियंस जो है एज अ कॉमन नाउन यहां पर यूज हो रहा है, ना कि एडजेक्टिव। अब बताइए दूसरा वाला जो एग्जांपल है इसका आंसर क्या होगा, इंडियन ऑब्लिक इंडियंस आर्मी, ऑप्शन है ऑप्शन बी। इंडियन ऑब्लिक इंडियंस आर्मी, आर्मी क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। नियम तो सामने है भाई, तो इंडियंस होगा नहीं होगा, यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो यहां पर ऑप्शन ए आंसर होगा। अब देखिए दोनों जगह एग्जाम्पल 2 में और एग्जाम्पल 1 में दोनों में इंडियन है, लेकिन एक जगह इंडियन कॉमन नाउन हो गया, एक जगह इंडियन एडजेक्टिव हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव होने का शर्त ही तो वही है कि वर्ब के बाद हो, नाउन के पहले हो। तो नाउन के पहले इंडियन आएगा, और इंडियंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, और एपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं आता, यह रहा नियम आपके सामने। समझ में आया। तो बताइए तीसरा एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या होगा, राजू गेव मी 5 स्टार ऑब्लिक स्टार्स, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। और चौथा एग्जाम्पल है राजू सॉ है 5 स्टार ऑब्लिक स्टार्स होटल, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। राजू गिव मी 5 स्टार ऑब्लिक 5 स्टार्स, और चौथा है राजू सॉ है 5 स्टार ऑब्लिक स्टार्स होटल। बताइए आंसर क्या होगा, राजू गिव मी 5 स्टार्स होगा, ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा, यहां पर स्टार्स जो है 5 के चलते आया, 5 है तो स्टार्स ही होगा प्लूरल। और यहां पर देखिए राजू सॉ है 5 स्टार होटल होगा, यहां पर ऑप्शन बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, होटल क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। समझ में आया, इसलिए यहां पर स्टार्स नहीं हुआ, स्टार होगा। राजू सॉ ए 5 स्टार होटल, और यहां पर राजू गिव मी 5 स्टार्स, स्टार्स हुआ 5 के चलते, लेकिन यहां पर स्टार हुआ होटल के चलते। क्यों, होटल नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रकार, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जिसके तुरंत बाद नाउन आता है
वो पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, जैसे माई, हीज, हर, योर, देयर, इट्स, आवर, ये सब क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसके तुरंत बाद नाउन आता है लेकिन पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम्पल है सी इज द माई फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड क्या है? नाउन है, तो इसके पहले क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो अभी बताया कि जिसके तुरंत बाद नाउन होगा, तो देखिए माई के तुरंत बाद क्या है? नाउन है, फ्रेंड है, और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो यहां पर द नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा? सी इज माई फ्रेंड होगा। ठीक है, सी इज माई फ्रेंड, सी इज द माई फ्रेंड ऐसा नहीं होता है, सी इज माई फ्रेंड। समझ में आया? और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लोड मत लीजिए, इतना फुद्दू सवाल यूपीएससी कभी नहीं पूछता। छोटा मोटा जो एग्जाम है वो पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बता रहे हैं इसलिए बता दिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रकार है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर भी वही नियम है कि जिसके तुरंत बाद नाउन आता है वो पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एग्जाम्पल है सी नोज द दिस बॉय। तो बॉय क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए ठीक बात क्या है? नाउन आता है लेकिन पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो यहां पर द नहीं होगा, तो सही आंसर होगा सी नोज दिस बॉय, ये होगा सही आंसर। ठीक है, सी नोज दिस बॉय, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी के लिए नहीं है, छोटा मोटा एग्जाम के लिए है, इसलिए बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रकार है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है? इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये रहा एग्जाम्पल, द ईच स्टूडेंट हैव डन हिज होमवर्क। तो देखिए ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो इसके पहले द जो है आर्टिकल ये नहीं आएगा, तो आंसर होगा ईच स्टूडेंट हैव डन हिज होमवर्क। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव का जो एरर है वो तो करेक्ट हो गया, यहां पर और एक एरर है, नजर आ रहा है? बताइए क्या है? वैसे 2-4 दिन पहले ही कराया गया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ता जाऊं आप लोग पीछे का भूलता चले। क्या बताया था कि अगर ईच हो तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आता है, और अगर ईच ऑफ हो तो क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होता है। ईच है तो ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टूडेंट, और ये वर्ब देखिए सिंगुलर वर्ब होना था तो हैव नहीं होगा, यहां पर हैज होगा। अब जाके पूरा वाक्य सही बना, ईच स्टूडेंट हैज डन हिज होमवर्क, ये होगा सही आंसर। समझ में आया? तो यहां पर हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो सब चीजों को ध्यान रखना है, तो एक करेक्ट किए एक छोड़ दिए ऐसा मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझिए। ये जो क्रम दिख रहा है आपको, OSASCOMP, ओसास कॉम्प, ओसास कॉम्प, इसी क्रम को आपको व्यवस्थित करना है, इसी क्रम में आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को व्यवस्थित करना है। मान लीजिए ये वाक्य है
और वाक्य में 4 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। साइज है, शेप है, कलर है और ओपिनियन है। तो देखिए ओपिनियन जो है पहले है, इसको पहले होना चाहिए। फिर ओपिनियन के बाद साइज को होना चाहिए, मतलब इसको दूसरे नंबर पर होना चाहिए था। फिर साइज के बाद देखिए एज है, फिर शेप है, तो शेप को तीसरे नंबर पे होना चाहिए था। फिर कलर को होना चाहिए था। तो जो आप वाक्य को लिखेंगे, सही वाक्य को, तो पहले ओपिनियन को लाएंगे, फिर साइज को, फिर शेप को, फिर कलर को। 1 2 3 4 इसी तरह से आपको क्रम को व्यवस्थित करना है, जिस तरह से कि है। तो पहले ओ फॉर ओपिनियन आएगा। ओपिनियन में ब्यूटीफुल, अगली, सिल्की ये सब हो सकता है। फिर एज फॉर साइज, इसमें लॉन्ग, शॉर्ट ये सब होगा। फिर ए फॉर एज, एज में न्यू, ओल्ड आदि ये सब होगा। फिर एच फॉर शेप, शेप में राउंड, स्क्वायर, थिक, थिन ये सब आएगा। फिर सी फॉर कलर, कलर में रेड, ब्लैक, वाइट ये सब आएगा। फिर ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन में क्या आएगा, इंडियन, रशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन ये सब आएगा। फिर एम फॉर मटेरियल, मटेरियल में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ये सब आएगा। फिर पी फॉर पर्पज, पर्पज में राइटिंग, स्पीकिंग आदि ये सब आएगा। तो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जितना भी एडजेक्टिव वाक्य में होगा, आपको इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। समझ में आया? चलिए एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पर चीजें आपका और क्लियर होगा। ये रहा पहला एग्जाम्पल, दिस इज रेड ओल्ड वाइन, यह पुरानी लाल शराब है। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में रेड और ओल्ड 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। रेड क्या है, कलर है, और ओल्ड क्या है, एज है। तो मैंने बोला आपको इसी क्रम में अरेंज करना है। तो देखिए पहले एज आ गया, एज है ना, तो इसको पहले नंबर पे होना चाहिए था। फिर रेड को, मतलब कलर को जो है, देखिए एज के बाद कलर है, तो कलर को दूसरे नंबर पे होना चाहिए था। तो सही वाक्य क्या होगा, दिस इज ओल्ड रेड वाइन, ये हो जाएगा आपका सही वाक्य। समझ में आया? अब यहां पर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, 10 रहे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी रहेगा आपको इसी क्रम में अरेंज करना है। क्रम क्या होगा, पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, फिर पर्पस। ठीक है, बताइए नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा। दिस इज अ थिक लॉन्ग स्टिक, थिक लॉन्ग स्टिक। थिक क्या है और लॉन्ग क्या है, लॉन्ग शॉर्ट ये साइज है, और थिक थिन, पतला, मोटा, गोल ये सब क्या है, शेप है। तो पहले साइज आएगा, देखिए साइज, फिर शेप है, तो ये 1 नंबर में होना था, ये 2 नंबर पे होना था। तो सही क्या होगा आंसर, दिस इज अ लॉन्ग थिक स्टिक। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला एग्जाम्पल, देखिए इट इज अ राउंड ब्यूटीफुल टेबल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 30 सेकेंड है, ट्राई कीजिए। इट इज अ राउंड ब्यूटीफुल टेबल, राउंड ब्यूटीफुल, इस वाक्य में 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, राउंड और ब्यूटीफुल। आपको देखना है इसका क्रम सही है या फिर गलत है। अगर गलत होगा तो सही कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितना समझाना था समझा दिया, आंसर कीजिए। देखिए ब्यूटीफुल ओपिनियन है ना, तो इसको पहले नंबर पे होना था। और राउंड क्या है, शेप है, राउंड, स्क्वायर, थिक,
तो इसको दूसरे नंबर पे होना था। देखिए पहले ओपिनियन है, फिर क्या है, साइज है, एज है, फिर शेप है। तो ओपिनियन के बाद आएगा ना शेप। तो इट इज अ ब्यूटीफुल राउंड टेबल, ये होगा करेक्ट आंसर। पहले ब्यूटीफुल आएगा और इसके बाद आएगा राउंड। ठीक है, पहले ओपिनियन आएगा फिर शेप आएगा। समझ में आया? इट इज अ ब्यूटीफुल राउंड टेबल। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला एग्जाम्पल। देखिए, ही बॉट ए चाइनीज न्यू ब्लैक ब्यूटीफुल ड्रेस। चाइनीज न्यू ब्लैक ब्यूटीफुल ड्रेस, यहां पर चार जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज है, आपको सही क्रम में अरेंज करना है। ये रहा आपके सामने ही है क्रम, तो इसको अरेंज कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके पास फिर से 30 सेकंड का टाइम है, खुद से कीजिए। He bought a Chinese new black beautiful dress। तो पहले क्या होगा, ओपिनियन होगा। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल, अगली, ये सब ओपिनियन है, तो इसको पहले नंबर पर आना है। फिर इसके बाद आएगा साइज, साइज तो कहीं पर है नहीं तो छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर आएगा एज। देखिए न्यू ओल्ड ये सब क्या होता है, एज होता है, तो दूसरे नंबर पर इसको आना है। एज के बाद शेप होता है, शेप भी यहाँ पर नहीं है तो आगे बढ़िए। शेप के बाद कलर आता है, यहाँ पर है ना कलर, ब्लैक व्हाइट ये सब कलर होता है, तो यहाँ पर इसको तीसरे नंबर पर आना है। तो बचा क्या, चाइनीज, ये चौथे नंबर पर आएगा। और ये क्या है, ओरिजिन है। तो ही बॉट अ ब्यूटीफुल न्यू ब्लैक चाइनीज ड्रेस। ये होगा आपका सही आंसर। ही बॉट ए ब्यूटीफुल न्यू ब्लैक चाइनीज ड्रेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझिए। ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट को हम लोग बाद में देखेंगे, इसमें मेनी, सम, लिटिल, फ्यू आदि है, इसे हम लोग बाद में समझेंगे। पहले आप लोग डेफिनिट को देखिए। देखिए ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। अब है कार्डिनल नंबर, 1 2 3 4 5 6 आदि, ये सब कार्डिनल नंबर है। दोनों को मिक्स मत कीजिए, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। और ये 1 2 3 4 5 6 है, ये सब कार्डिनल नंबर है। ठीक है, और है मल्टीप्लीकेशन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। अब सवाल है कि अगर वाक्य में तीनों एक साथ हो तो क्रम क्या होगा। क्रम कुछ इस तरह से होगा, पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कार्डिनल नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? देखिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, अगर केवल ऑर्डिनल है तब तो कोई बात नहीं है। अगर ऑर्डिनल कार्डिनल दोनों है तो पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा, और अगर तीनों है तो पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सॉल्व्ड फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है तो एक ही है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए द 3 फर्स्ट रोज आर रिजर्व्ड। 3 फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है और ये कार्डिनल नंबर है, तो पहले इसको आना है ना, फिर ये आएगा, तो क्या होगा, द फर्स्ट 3 रोज आर रिजर्व्ड होगा। ठीक है, पहले ऑर्डिनल नंबर आया फिर कार्डिनल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, द 2 फर्स्ट डबल बसेस आर बर्न्ड। द 2 फर्स्ट डबल बसेस आर बर्न्ड। 2 है, फर्स्ट है और डबल है, यहां पर तीनों है, ऑर्डिनल भी है, कार्डिनल भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। देखिए फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, 2 क्या है, कार्डिनल नंबर है, और डबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन है।
तो पहले इसको आना है, दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर दो। पहले ये वाला आएगा, फिर ये आएगा, और लास्ट में मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? द फर्स्ट टू डबल बसेस आर बर्न्ड। ठीक है, ये होगा सही आंसर, आर बर्न्ड। द फर्स्ट टू डबल बसेस आर बर्न्ड। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसे भी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए, जब WH फैमिली का कोई भी वर्ड नाउन की विशेषता बताती है, ठीक है? व्हाट, विच, हुज, ये सब क्या है? WH फैमिली का वर्ड है। ये जब नाउन की विशेषता बताती है उसे हम लोग इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, व्हाट क्वेश्चन हैज ही आस्क्ड। तो क्वेश्चन क्या है? नाउन है, WH फैमिली का वर्ड है। तो WH फैमिली का वर्ड नाउन का विशेषता बता रहा है। व्हाट क्वेश्चन हैज ही आस्क्ड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। यूज ऑफ एनी और यूज ऑफ सम। एनी का यूज और सम का यूज। देखिए, एनी जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, ये तो सबको पता है। सवाल है, क्या एनी प्लूरल नाउन के साथ आता है? यूपीएससी यहीं से प्रश्न पूछेगा। क्या एनी प्लूरल नाउन के साथ आता है? और सम जो है यह भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, यह सबको पता है। क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है सम? बताइए। एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। क्या प्लूरल नाउन के साथ आता है? जवाब है हां, आता है। देखिए, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इंफॉर्मेशन हो गया, वाटर हो गया, पानी, गिन सकते हैं। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए, एनी जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? फिर देखिए, एनी जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो देखिए, इसके साथ भी एनी आता है। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो यह है कि एनी प्लूरल नाउन के साथ भी आ सकता है। जैसे यू कैन टेक एनी पेन ऑब्लिक पेन्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बताइए, पेन्स होगा? हाँ भाई होगा। पेन्स क्या है? प्लूरल नाउन है। और पेन क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यू कैन टेक एनी पेन्स, ये भी सही है और पेन भी सही है। अरे भाई, एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है तो पेन भी तो होगा। तो यू कैन टेक एनी पेन, ये भी सही है, और यू कैन टेक एनी पेन्स, ये भी सही है। समझ में आया? एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, और प्लूरल नाउन के साथ भी आता है। ठीक है, ये तीनों के साथ आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सम। सम का यूज अभी समझाया कि सम जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, ये सबको पता है, जग जाहिर है। लेकिन क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है?
तो जवाब है हाँ, आता है। जब सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है इसका मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है इसका मतलब होता है कुछ। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है इसका मतलब होता है कोई, कोई या फिर कोई अनजान। ठीक है, तो सम तीनों के साथ आता है। देखिए एग्जाम्पल है, आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते है ना, गिन सकते हो क्या? एक वाटर, दो वाटर, नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ देखिए सम आया हुआ है, आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक। अभी बताया कि जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम आए तो उसका मतलब होता है थोड़ा। आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पानी, मुझे थोड़ा पानी चाहिए पीने के लिए। आई नीड सम वाटर टू ड्रिंक। समझ में आया? सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। और देखिए सम जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। जैसे आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, तो क्वेश्चंस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके साथ सम आया है, जो कि सही भी है। अभी बताया कि जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आए तो उसका मतलब होता है कुछ, कुछ। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ सवाल पूछना है, कुछ सवाल, सम क्वेश्चंस, कुछ सवाल। समझ में आया? सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है उसका अर्थ होता है कोई या फिर कोई अनजान। जैसे एग्जांपल देखिए, ये रहा पहला है, सम गर्ल इज आस्किंग अबाउट यू। तो गर्ल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो देखिए इसके साथ सम आया है। और भी बताया कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सम आता है उसका मतलब होता है कोई। इसका अर्थ क्या है? सम गर्ल इज आस्किंग अबाउट यू, कोई गर्ल, कोई लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही है। कोई लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही है, कोई अनजान लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही है। समझ में आया? तो सम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो एनी है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, सम सोनिया इज आस्किंग अबाउट यू। सोनिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ भी सम आता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई सोनिया, कोई सोनिया, सोनिया गांधी नहीं रहे, कोई सोनिया तुम्हारे बारे में पूछ रही है। ठीक है, समझ में आया? तो सम जो है प्रॉपर नाउन के साथ भी आता है, तो सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ध्यान इसको रखना है कि हाँ भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी सम आता है। ठीक है, और एनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और ध्यान में रखना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनी और सम का कुछ और यूज है, उसको भी समझ लीजिए। अगर डाउट जैसा कुछ हो, वाक्य को पढ़कर अगर आपको कुछ डाउट जैसा लगे, डाउट जैसा कुछ सेंस करे, तो एनी होता है, वहां पर सम नहीं होता है। अगर रिक्वेस्ट या फिर ऑफर जैसा कुछ लगे तो वहां पर सम होता है, एनी नहीं होता है। और अगर हरेक या फिर प्रत्येक ऐसा कुछ आपको लगे तो एनी होता है, सम नहीं होता है। वैसे हरेक और प्रत्येक से याद आया, पीछे क्लास में आप लोगों को मैंने
मेनी समझाया था, मेनी का नियम समझाया था। और अगर मेनी के साथ आर्टिकल ए या फिर एन लग जाए तब क्या होता है, समझाया था। तो बताइए क्या होता है। अगर मेनी हो तो उसके साथ क्या आता है, और अगर मेनी के साथ आर्टिकल ए या फिर एन लग जाए तब क्या होता है, जरा बताइएगा। तो कहा था कि अगर डाउट जैसा कुछ आपको लगे तो एनी होता है, अगर रिक्वेस्ट या फिर ऑफर जैसा कुछ हो तो सम होता है, और अगर हर एक या फिर प्रत्येक जैसा कुछ सेंस हो तब क्या होता है, एनी होता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, इज देयर एनी वन ऑब्लिक सम वन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताइए क्या होगा। इज देयर एनी वन ऑब्लिक सम वन, तो डाउट लग रहा है ना यहां पर, तो एनी वन होगा। सम वन क्यों होगा, अभी तो बताया कि अगर डाउट जैसा लगे तो एनी होता है, तो एनी वन होगा, ऑप्शन ए, सम वन नहीं होगा। इज देयर एनी वन, ये होगा आपका आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग ऑब्लिक एनीथिंग, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताइए क्या होगा। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग ऑब्लिक एनीथिंग, तो पढ़ के ही तो लग रहा है कि कुछ ऑफर हो रहा है, क्या कुछ लेंगे आप। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एनीथिंग, तो एनीथिंग नहीं होगा, ऑफर हो तो क्या होता है, ऑफर या रिक्वेस्ट में समथिंग होता है, सम होता है, तो समथिंग होगा, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए, डू यू वांट सम ऑब्लिक एनी शुगर, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, डू यू वांट सम ऑब्लिक एनी शुगर, तो यहां पर भी ऑफर हो रहा है ना, तो एनी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, डू यू वांट सम शुगर। समझ में आया, साधारण सा तो नियम है। अगर डाउट जैसा कुछ लगे तो एनी होगा, अगर ऑफर रिक्वेस्ट हो तो सम होगा, अगर हर एक प्रत्येक का कुछ सेंस आए तो एनी होगा, बस इतना ही है। इज देयर एनी वन, तो डाउट है ना, तो एनी इसलिए हुआ। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, तो ऑफर हो रहा है इसलिए यहाँ पे सम हुआ, और डू यू वांट सम शुगर, यहां पर भी ऑफर जैसा है तो इसलिए सम हुआ। समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा वही जो समझाया, लिखा हुआ है सेम चीज है। किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट या फिर ऑफर आए तो सम लगता है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एनी लगता है, और जब हर एक या प्रत्येक का अर्थ आए तब भी एनी लगता है। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न है, इसका आंसर कीजिए। देखिए, डैश सिटीजन कैन फाइल आरटीआई, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, तो यहां पर क्या होगा, एनी होगा या फिर सम होगा। वाक्य को पढ़ के देखिए क्या मतलब निकल रहा है, फिर उसी हिसाब से एनी या फिर सम रखिए। डैश सिटीजन कैन फाइल आरटीआई, हर एक या फिर प्रत्येक नागरिक जो है आरटीआई फाइल कर सकता है, ऐसा ही कुछ मतलब आ रहा है। प्रत्येक या फिर हर एक, तो क्या होगा, एनी हो जाएगा, सम नहीं होगा। एनी नागरिक, सॉरी, एनी सिटीजन कैन फाइल आरटीआई, बस इतना सा बात है, आसान है। तो एनी सिटीजन कैन फाइल आरटीआई, समझ में आया। नेक्स्ट, डू यू ट्रस्ट डैश पर्सन, तो बताइए यहां पर क्या होगा। पहले तो इसका मतलब समझिए, यहां पर डाउट हो रहा है ना, संदेह हो रहा है। डू यू ट्रस्ट एनी पर्सन। नेक्स्ट, डैश ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, हर एक या फिर प्रत्येक ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा ही कुछ मतलब आ रहा है, तो एनी हो जाएगा, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, शैल आई ब्रिंग डैश कुकीज फॉर यू, यहां पर देखिए ऑफर लग रहा है ना, ऑफर जैसा कुछ, तो क्या होगा, सम होगा। शैल आई ब्रिंग सम कुकीज फॉर यू, समझ में आया, इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एनी और सम का और एक नियम है, उसको भी देख लीजिए। सम आता है जब वाक्य पॉजिटिव सेंस दे, ठीक है, जब पॉजिटिव सेंस हो तब सम आता है, और जब वाक्य में नेगेटिव सेंस आए
तो क्या होगा, एनी होगा। ठीक है, छोटा सा नियम है। एग्जाम्पल है, आई डू नॉट नीड सम ऑब्लिक एनी वर्क। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताइए क्या होगा। सिंपल सा नियम है कि जब वाक्य पॉजिटिव सेंस दे तब सम, नेगेटिव सेंस दे तब एनी। तो देखो यहाँ पे नॉट है, नेगेटिव की बात कर रहा है। आई डू नॉट नीड एनी वर्क होगा, यहाँ पे सम नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट, आई वॉन्ट एनी ऑब्लिक सम वर्क। ऑप्शन है ऑप्शन बी, बताइए। आई वॉन्ट एनी ऑब्लिक सम वर्क, तो यहां पर सम होगा, पॉजिटिव वाक्य है ना, तो आई वॉन्ट सम वर्क होगा, यहां पर एनी नहीं होगा। समझ में आया। अब देखिए, कुछ ऐसे नेगेटिव शब्द है जिसके साथ एनी आता है। वो शब्द क्या है? रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, अनटिल, अनलेस, नेवर, शेल्डम। ये सारे वे नेगेटिव शब्द हैं जिसके साथ हमेशा एनी आता है, सम नहीं आता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, ही नेवर सेड समथिंग ऑब्लिक एनीथिंग टू मी। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताइए सही आंसर क्या होगा। ही नेवर सेड समथिंग ऑब्लिक एनीथिंग टू मी। देखिए नेवर है ना, नेगेटिव शब्द, तो क्या होगा, एनी आएगा, तो समथिंग नहीं होगा, एनीथिंग होगा। नेक्स्ट, शी हार्डली डज एनीथिंग ऑब्लिक समथिंग टू इंप्रूव। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। शी हार्डली डज एनीथिंग ऑब्लिक समथिंग टू इंप्रूव। हार्डली है, नेगेटिव शब्द है, तो समथिंग क्यों होगा, एनीथिंग होगा, एनी आएगा ना, सामने तो नियम लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट है, ही नेवर मीट्स एनी वन ऑब्लिक सम वन। ऑप्शन है ऑप्शन बी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेवर है तो एनी होगा, सम नहीं होगा, तो क्या होगा, एनी वन होगा। ही नेवर मीट्स एनी वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनी और एनी अदर, इसमें क्या अंतर होता है, इसको समझिए। जब तुलना डिफरेंट कैटेगरी के साथ हो तब एनी होता है। ठीक है, तुलना जब डिफरेंट कैटेगरी के साथ हो तब एनी होगा, और जब तुलना सिमिलर कैटेगरी के साथ होता है तब एनी अदर होता है। समझ में आया। जब तुलना डिफरेंट कैटेगरी के साथ हो तब एनी होगा, और जब तुलना सिमिलर कैटेगरी के साथ हो तब एनी अदर होता है। एग्जाम्पल है, राजू इज टॉलर देन डैश गर्ल ऑफ हिज क्लास। तो बताइए यहां पर क्या होगा, एनी होगा या फिर एनी अदर होगा। राजू का तुलना हो रहा है उसके क्लास के लड़कियों के साथ, तो राजू ठहरा लड़का और तुलना हो रहा है लड़कियों के साथ, तो लड़का का तुलना लड़की के साथ, तो कैटेगरी डिफरेंट हो गया ना। तो वही तो बोला कि जब तुलना डिफरेंट कैटेगरी में हो तब एनी होता है, तो यहां पर एनी हो जाएगा। बस इतना सा बात है। राजू इज टॉलर देन एनी गर्ल ऑफ हिज क्लास, ये होगा सही उत्तर। समझ में आया। नेक्स्ट, राजू इज टॉलर देन डैश बॉय ऑफ हिज क्लास। यहां पर देखिए राजू का तुलना उसके क्लास के लड़कों के साथ ही हो रहा है, तो राजू भी लड़का है और उसका तुलना उसके क्लास के लड़कों के साथ ही हो रहा है, तो कैटेगरी जो है सिमिलर है, तो यहां पर क्या होगा, एनी अदर हो जाएगा। राजू इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। समझ में आया। तो बताइए अगला जो एग्जाम्पल है इसका आंसर क्या होगा। मोहित इज टॉलर देन एनी ऑब्लिक एनी अदर बॉय इन द क्लास। ऑप्शन ए ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है चौथा एग्जाम्पल, 4 होगा ये। मोहित इज टॉलर देन एनी ऑब्लिक एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बताइए जल्दी कीजिए। मोहित इज टॉलर देन एनी ऑब्लिक एनी अदर बॉय इन द क्लास। मोहित लड़का है और उसका तुलना हो रहा है क्लास के अन्य लड़कों के साथ, तो कैटेगरी तो सिमिलर है ना, तो ऑप्शन बी होगा एनी अदर।
एनी नहीं होगा। एनी कब होगा? जब कैटेगरी डिफरेंट हो, ठीक है। तो एनी अदर बॉय इन द क्लास होगा। और नेक्स्ट जो है, मोहित इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। तो मोहित लड़का है और मोहित का तुलना हो रहा है क्लास के लड़कियों के साथ, तो कैटेगरी डिफरेंट हो गया, यहां पर एनी होगा, एनी अदर नहीं होगा। समझ में आया? मोहित इज टॉलर देन एनी गर्ल इन द क्लास। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला नियम है एल्डर और ओल्डर में क्या अंतर होता है। देखिए, एल्डर के साथ टू आता है, लेकिन ओल्डर के साथ देन आता है, ठीक है। एल्डर के साथ टू आता है, ओल्डर के साथ देन आता है। यह हो गया पहला अंतर। दूसरा देखिए, एल्डर जो है परिवार में केवल सिबलिंग्स के मध्य तुलना होता है, मतलब भाई बहन, ठीक है। एल्डर परिवार में केवल भाई बहन के मध्य होता है, और ओल्डर जो है भाई बहन के अलावा परिवार के जितने सदस्य हैं उनमें और बाहर के लोगों के साथ तुलना में ओल्डर होता है। समझ में आया? एल्डर जो है वो सिबलिंग्स के मध्य होता है, मतलब भाई बहन के मध्य होता है, और ओल्डर जो है भाई बहन के अलावा, ध्यान दीजिएगा, भाई बहन के अलावा परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनमें और जो बाहर के जो भी परिवार के बाहर के सदस्य हैं उनमें ओल्डर होता है, ठीक। और तीसरा जो अंतर है, एल्डर जो है केवल जो जीवंत जीव है, ठीक है ना, जो लिविंग है, जीवंत जीव है, उनमें जब तुलना होता है तब एल्डर होता है। और ओल्डर जो है जीवंत के साथ साथ जो अजीवंत जीव है, नॉन लिविंग है, जब उनमें तुलना होता है तब ओल्डर होता है। तो तीन अंतर है। एल्डर के साथ टू होता है, ओल्डर के साथ देन होता है। एल्डर जो है परिवार में केवल जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, उनके मध्य जब तुलना होता है तब होता है एल्डर। और ओल्डर कब होता है? भाई बहन के अलावा जो परिवार के अन्य सदस्य हैं या फिर परिवार के जो बाहर के लोग हैं उनमें जब तुलना होता है तब ओल्डर होता है। और जो तीसरा जो अंतर है वो क्या है? एल्डर केवल जीवंत जीव में होता है, और ओल्डर जो है जीवंत के साथ साथ जो नॉन लिविंग है और जीवंत जीव है उनमें जब तुलना होता है तब ओल्डर होता है। समझ में आ गया? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल, देखिए, राजू इज ओल्डर ऑब्लिक एल्डर टू ऑब्लिक देन हिज गर्लफ्रेंड सोनिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बताइए क्या होगा आंसर? आपका आंसर अगर ओल्डर है तो ऑप्शन ए होगा, और अगर टू है तो ऑप्शन ए होगा। अगर ओल्डर है तो ऑप्शन ए होगा, अगर देन है तो ऑप्शन बी होगा। तो ए बी या फिर बी बी, ठीक है, या फिर बी ए, इस तरह से होना चाहिए। मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर क्या है। तो आंसर दीजिए फटाफट। आपको अभी बताया गया अंतर क्या होता है एल्डर ओल्डर में, तो आंसर आ जाना चाहिए। ट्राई कीजिए। राजू इज ओल्डर ऑब्लिक एल्डर टू ऑब्लिक देन हिज गर्लफ्रेंड सोनिया। एल्डर कब होता है? जब तुलना भाई बहन के मध्य हो। तो गर्लफ्रेंड है, भाई बहन कहां है, तो एल्डर होगा, ओल्डर होगा, एल्डर नहीं होगा। अब ओल्डर होगा तो देन होगा। एल्डर के साथ टू आता है और ओल्डर के साथ देन आता है, तो ए बी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? ए बी। राजू इज ओल्डर देन हिज गर्लफ्रेंड सोनिया। समझ में आया? नेक्स्ट, राजू इज ओल्डर ऑब्लिक एल्डर टू ऑब्लिक देन हिज सिस्टर सोनिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब देखिए, सिस्टर का बात हो रहा है, भाई बहन आ गया तो क्या होगा? एल्डर होगा, तो ऑप्शन बी होगा। और एल्डर के साथ टू आएगा तो ओल्डर और देन नहीं होगा, तो यहां पर आंसर क्या होगा? बी ए।
समझ में आया? राजू इज एल्डर टू हिज सिस्टर सोनिया। यहां पर तो गर्लफ्रेंड था, तो गर्लफ्रेंड बाहर का हो गया ना। मैंने क्या बोला कि अगर तुलना भाई बहन के मध्य हो तो एल्डर होगा, और भाई बहन को छोड़कर अगर परिवार का अन्य सदस्य है, बाप हो गया, चाचा हो गया, तब क्या होगा? ओल्डर होगा। और परिवार के बाहर भी हो तो ओल्डर ही होगा। तो गर्लफ्रेंड तो परिवार का बाहर ही होता है ना, परिवार में कौन गर्लफ्रेंड बनाता है भाई? तो इसीलिए ओल्डर हो गया। समझ में आया? तो ओल्डर के साथ देन आता है, और यहां पर ये सिस्टर का बात हो रहा है इसलिए एल्डर आ गया, और एल्डर के साथ टू आता है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। राजू इज एल्डर टू हिज सिस्टर सोनिया। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल है, मोहन इज ओल्डर ऑब्लिक एल्डर टू ऑब्लिक देन गीता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बताइए सही आंसर क्या होगा? बस एक बात ध्यान रखिएगा, भाई बहन हो तभी एल्डर होगा, और एल्डर के साथ टू आता है। इतना याद रहा तो बाकी के साथ ओल्डर होगा और देन होगा, बस। अब देखिए, ये गीता मोहन का बहन है क्या? कहीं पर भी है लिखा हुआ बहन, तो बस एल्डर नहीं होगा। अब एल्डर नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा, बचा क्या? ओल्डर और देन, काम खत्म। सोच कर रहे हैं, फटाफट कीजिए। मोहन इज ओल्डर देन गीता। समझ में आया? नेक्स्ट, माई सिस्टर। तो पहले ही काम आसान हो गया, सिस्टर आ गया, भाई बहन का बात होगा। माई सिस्टर इज एल्डर ऑब्लिक ओल्डर टू ऑब्लिक देन माई ब्रदर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बताइए। भाई बहन का बात हो रहा है तो एल्डर होगा, तो टू होगा एल्डर के साथ, ओल्डर और देन नहीं होगा। माई सिस्टर इज एल्डर टू माई ब्रदर, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट, श्रुति इज ओल्डर ऑब्लिक एल्डर देन ऑब्लिक टू हर हस्बैंड बाय 2 years। अब हस्बैंड का बात हो रहा है तो भी बताया कि अगर भाई बहन हो तो एल्डर होगा, और अगर भाई बहन के अलावा परिवार का अन्य सदस्य हो तो ओल्डर होगा, और अगर परिवार के बाहर का भी है तो ओल्डर होगा। तो हस्बैंड है, परिवार का ही सदस्य है, लेकिन भाई बहन तो नहीं है, तो ओल्डर होगा। अब ओल्डर होगा तो देन होगा, टू नहीं होगा, तो काटो। तो श्रुति इज ओल्डर देन हर हस्बैंड बाय 2 years। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल है, दिस इज एल्डेस्ट ऑब्लिक ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ द टाउन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बताइए क्या होगा? टेम्पल का बात हो रहा है, मंदिर लिविंग है या नॉन लिविंग है? जब लिविंग होता है, तीसरा जो अंतर था, जीवंत जीव हो, लिविंग हो तो एल्डर, और नॉन लिविंग हो तब ओल्डर। तो क्या होगा? दिस इज ओल्डेस्ट होगा, दिस इज ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ द टाउन। ठीक है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार इज ओल्डर ऑब्लिक एल्डर टू ऑब्लिक देन रेड फोर्ट। तो कुतुब मीनार का बात हो रहा है, रेड फोर्ट का बात हो रहा है, ये जिंदा थोड़ी है, तो क्या होगा? ओल्डर होगा। अब ओल्डर होगा तो देन होगा, टू नहीं होगा, टू तो एल्डर के साथ होता है। तो कुतुब मीनार इज ओल्डर देन रेड फोर्ट होगा। समझ में आया? बहुत आसान है भाई। अब देखिए अगला एग्जांपल है, माई फादर इज ओल्डर ऑब्लिक एल्डर टू ऑब्लिक देन मी बाई 26 years। ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बताइए सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई बहन का बात हो रहा है, अगर होगा तो क्या होगा? एल्डर होगा, और एल्डर के साथ टू होगा। अगर भाई बहन नहीं है तो परिवार का कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, चाचा हो, चाची हो, या फिर परिवार के बाहर का भी हो, तो ओल्डर होगा, उसके साथ देन आएगा। ठीक है। तो माई फादर, पापा का बात हो रहा है, भाई बहन थोड़ी है, तो एल्डर नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ओल्डर होगा, देन होगा, काम खत्म।
समझ में आया? नेक्स्ट, सीमा इज 3 years older ऑब्लिक एल्डर टू ऑब्लिक देन हर ब्रदर मोहन। ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बताइए, ये तो बहुत आसान है, ब्रदर दिख ही रहा है, तो भाई बहन के बीच में बात हो रहा है, तुलना हो रहा है, तो क्या होगा? एल्डर होगा, और एल्डर होगा तो 2 होगा, ओल्डर देन नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लास्ट और लेटेस्ट में क्या अंतर होता है। लास्ट का मतलब है अंतिम, और लेटेस्ट का मतलब है नवीन या फिर नया। एग्जाम्पल है, व्हाट वाज द डैश ट्रेंड। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, लास्ट होगा या फिर लेटेस्ट होगा? देखिए, वाज है, वाज मतलब पास्ट टेंस, अतीत का बात हो रहा है, तो क्या होगा? अब लेटेस्ट का मतलब है नया, अभी का, वर्तमान की बात करता है, तो यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। पास्ट है ना, पास्ट टेंस, तो लास्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द लास्ट ट्रेंड, ये होगा आपका आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट में, व्हाट इज द डैश अपडेट। अब यहां पर इज है, इज क्या है? प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल का। अब इसे देखकर कुछ लोग यहां पर लेटेस्ट कर देंगे, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट करेंगे, जो कि भयंकर गलती है। क्यों है, समझिए। देखिए, अपडेट का मतलब ही है नया, अपडेट अपने आप में लेटेस्ट होता है, तो इसका अगर आप मतलब निकालेंगे व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, तो इसका हिंदी मतलब होगा क्या है नया नया। इसी को कहते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है? ये जबरदस्ती का मतलब कुछ है, तो लेटेस्ट नहीं होगा। क्या होगा सही आंसर? व्हाट इज द अपडेट, ठीक है? व्हाट इज द अपडेट होगा, इसी का मतलब होता है क्या नवीन है, मतलब क्या नया है, ठीक है? ये अपने आप में लेटेस्ट होता है, संपूर्ण है, अपडेट अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है? लेटेस्ट है। तो व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक? ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगा, व्हाट इज द अपडेट होगा। समझ में आया? और यहां पर तो ये वाज था, पास्ट टेंस, इसीलिए यहां पर लास्ट आ गया। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। देखिए एग्जाम्पल है, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट, जो कि अभी समझाया गया। करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंस, तो लेटेस्ट नहीं होगा, व्हाट इज द अपडेट होगा, ठीक है? नेक्स्ट है, राजू विल रिटर्न बैक। करेक्ट एंड रीराइट द सेंटेंस। देखिए इसका जो मतलब निकलेगा, राजू विल रिटर्न बैक, राजू वापस आएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है, सही आंसर होगा राजू विल रिटर्न, ठीक है? रिटर्न बैक ऐसा कुछ नहीं होता है, रिटर्न बैक। राजू विल रिटर्न, राजू वापस आएगा, ठीक है? और इसका मतलब बन रहा था राजू वापस आएगा। समझ सकते हैं कितना भयंकर है। अब देखिए अगला एग्जांपल है, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ, और दूसरा एग्जांपल है, दिस इज मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ। बताइए इसको करेक्ट कीजिए, कहां पर गलती है? दिस इज द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ, द मोस्ट परफेक्ट अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक है? मोस्ट परफेक्ट, द मोस्ट परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मोस्ट परफेक्ट नहीं होगा और द मोस्ट भी नहीं होगा। सही आंसर होगा दिस इज परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है? लोग आमतौर पर बोलचाल में ये बक देते हैं कि दिस इज मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ, और बहुत गर्व के साथ उल्टा सीधा अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है, जबरदस्ती कुछ भी। अब मोस्ट राइट, मोस्ट रॉन्ग, अरे भाई जो सही है सही होता है, ज्यादा सही कम सही नहीं होता, जो गलत है वो गलत होता है, ज्यादा गलत कम गलत ऐसा नहीं होता, ठीक है?
मोस्ट रॉन्ग, मोस्ट राइट, मोस्ट परफेक्ट, द मोस्ट परफेक्ट, ठीक है, ये सब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। तो द मोस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। सही आंसर है दिस इज परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पीडीएफ जो है टेलीग्राम में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।